गाइस गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह 6 बजे वीडियो बना रहा हूँ। धमाका हो गया, बड़े वाला धमाका हो गया। कल रात को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 डेट फंड स्कीम्स को बंद कर दिया है। ये है उन 6 डेट फंड स्कीम्स के नाम, जिसमें से काफ़ी पॉपुलर फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड स्कीम भी है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इन स्कीम में से अपने पैसे नहीं निकाल सकते। 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। ना तो आप निकाल सकते, ना आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पैसे डूब गए हैं? तो अगर शॉर्ट में बोलूँ तो नहीं, पैसे तो नहीं डूबे हैं। या फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे पैसे तो नहीं डूबे हैं। तो अब होगा क्या? फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हम स्कीम की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड की बात करते हैं, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसकी फैक्ट शीट खोलूँ तो इसमें इस स्कीम में अप्रॉक्सीमेटली 54 बॉन्ड्स इन्होंने होल्ड करे हुए हैं। जिसमें से देखें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, वेदांता है, भारतीय एयरटेल भी है, ईडलवाइज भी है। तो अब होगा क्या? जितने भी फंड्स हैं, जितने भी बॉन्ड्स हैं, उन सबको सेग्रीगेट करा जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में अप्रॉक्सीमेटली 54 बॉन्ड्स हैं, तो इन सबको सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो, फ्रैंकलिन ने थोड़े टाइम पहले वोडाफोन को सेग्रीगेट करा था। तो अब होगा क्या? जैसे 54 फंड्स हैं, 54 बॉन्ड्स हैं, तो 54 बॉन्ड्स को सेग्रीगेट कर दिया जाएगा और आपको 54 पोर्टफोलियोज अलॉट हो दिए जाएंगे, जितना अभी तक लग रहा है। तो और जैसे ही इन बॉन्ड से पैसे रिलीज होते हैं, पैसे जैसे ही इन बॉन्ड से फ्रैंकलिन को पैसे मिलेंगे, वैसे ही आपको ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अब क्या उम्मीद लगती है, कब तक पैसे मिल जाने चाहिए? तो अगर हम इस फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड की बात करें, तो इसकी जो मैकॉले ड्यूरेशन है वो है अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स। सो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स में अगर ये सारे बॉन्ड्स हैं, ये अपना पैसा वापस दे देते हैं टाइम पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स में हमें अपना सारा पैसा मिल जाना चाहिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करता है तो। लेकिन अब क्या है, जैसे सबको पता है, कोविड-19 की वजह से सारी इंडस्ट्रीज इस वक्त ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, अनलेस एंड अनटिल वो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो उनका रेवेन्यू तो आ नहीं रहा कहीं से। रेवेन्यू आ नहीं रहा तो प्रॉफिट जनरेट हो नहीं रहा, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा तो वो अपने अपने लोन और लोन पे जो इंटरेस्ट है वो एक देने की पॉसिबिलिटी कम हो रही है। और जो कंपनीज जिनमें फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा है, जिनके लिक्विडिटी इश्यूज हैं, जिनके क्रेडिट रेटिंग काफ़ी बेकार है, उनमें ये इशू एग्रीवेट होगा। तो उन उन केसेस में डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि क्या आपका बिल्कुल ही पैसा ख़त्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अब इसमें काफ़ी अच्छे नाम भी हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, भारतीय एयरटेल है, ईडलवाइज है, मोतीलाल ओसवाल है, डीएलएफ है, टाटा स्टील है, टाटा पावर है। तो अब ये तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि सारे ही बॉन्ड्स डिफ़ॉल्ट कर देंगे। कुछ डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं होंगे। तो आपके ऐसा तो नहीं है कि सारे पैसे डूब गए हैं। इनमें से जो जो बॉन्ड्स पैसा देते रहेंगे, जो जो कंपनीज पैसा देती रहेंगी, वैसे वैसे आपको पैसा मिलता रहेगा। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे ये पैसा मिलता रहेगा फ्रैंकलिन को इन सब कंपनी से, वैसे वैसे वो हमें पैसा देते रहेंगे। तो इससे हमें एक मेजर चीज़ सीखने को क्या मिलती है? जो इससे एक मेजर चीज़ हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो डेट फंड हो चाहे एफडी हो, हमें थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। डेट कभी भी रिस्क के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने खुद इसमें 20,000 रुपये इन्वेस्ट करे हुए हैं। लेकिन हमें जो इससे सीखना चाहिए वो ये है कि हमें 1 या 2% ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए हमें डेट में रिस्क नहीं लेना चाहिए। डेट इज़ नॉट फॉर टेकिंग रिस्क। अगर आपको रिस्क लेना है ना, तो आप अपना पैसा इक्विटी में डालो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लो। डेट में 1% 1.5% के लिए पूरा कॉर्पस का रिस्क लगाना। अब आप किसी बंदे ने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं,
तो उसका पूरा 1 लाख रुपए ब्लॉक हो गया एकदम से। तो 1 या 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के लिए आप अपना सारा पैसा क्यों ब्लॉक करते हो? तो इसलिए बिल्कुल भी डेट के केसेस में हमें कभी भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो रिस्क लेना है, रिटर्न्स अगर कमानी है तो वो इक्विटी फंड से कमा लो। डेट कभी भी ज़्यादा एक्सेसिव रिटर्न्स के लिए हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। लिमिटेड रिटर्न्स के लिए एक सेफ्टी के हिसाब से डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और कभी भी, अब जैसे मैंने भी इन्वेस्ट करा तो मैंने 6-7 अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करा। तो कभी भी पहली बात तो रिस्क लेना नहीं चाहिए, और रिस्क लो तो मल्टीपल स्कीम्स में लगा दो पैसा। लेकिन इस इशू के बाद से तो हमें रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। डेट मतलब ये जो क्रेडिट रिस्क वाले फंड्स होते हैं, चाहे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हों, इन सब में हमें रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो सेफ फंड्स हैं उन्हीं में पैसे लगाने चाहिए, जैसे लिक्विड फंड्स हो गए, ओवरनाइट फंड्स हो गए, या मनी मार्केट फंड्स हो गए। ये मेरी ओपिनियन है। तो ये तो अब तक की सिचुएशन हो गई। अब इसमें हम कुछ नहीं सकते, बस हम दुआ कर सकते हैं कि हम भगवान को बोलें कि सब अपना पैसा वापस कर दें ये सारी कंपनीज, तो हमें पैसा मिल जाएंगे। तो अब इसमें एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या फ्रैंकलिन ने ये सही डिसीजन लिया या नहीं लिया? तो मेरे हिसाब से तो फ्रैंकलिन ने बिल्कुल सही किया। मेरे खुद के 20,000 रुपये फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्री करता हूँ कि फ्रैंकलिन ने अच्छा डिसीजन लिया है कि, क्योंकि अगर आप देखो होता क्या है, जो एक फंड हाउस है, फंड हाउस एक लिमिटेड कैश रखता है रिडेम्पशन के लिए, कि हाँ कभी कोई रिडेम्पशन आ गई तो एक लिमिटेड कैश रखता है अपने पास रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जब लगातार आपके पास रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आई जा रही हैं, ह्यूज अमाउंट की रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आ जा रही है, तो फंड हाउस को क्या करना पड़ता है, अपने बॉन्ड्स जो हैं वो सेल करने पड़ते हैं। तो अब होता क्या है, जब रिडेम्पशन रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो फंड हाउस को अपने बॉन्ड सेल करने पड़ रहे हैं। तो होगा क्या, जो बेकार फंड्स हैं, जो बेकार इसमें बॉन्ड्स हैं, वो तो कोई खरीदेगा नहीं। तो फंड हाउस को जो अपने अच्छे बॉन्ड्स हैं वो बेचने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आती रहेंगी, तो जो इसमें से जो अच्छे अच्छे बॉन्ड्स हैं वो सेल होते रहेंगे, क्योंकि जो बायर है वो बेकार बेकार फंड्स तो खरीदेगा नहीं, बेकार बॉन्ड्स तो खरीदेगा नहीं। तो वो अच्छे अच्छे बॉन्ड्स खरीदेगा, तो फ्रैंकलिन को जो अपने अच्छे अच्छे बॉन्ड्स हैं वो सेल करने पड़ेंगे, और उससे जो पैसा रिलीज़ हो रहा है उससे वो अपनी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फुलफिल करते रहेंगे। और होगा क्या, आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो हैं, जिन्हें नहीं पता, अब हमें तो क्या पता, हम कोई फैक्ट शीट तो देख नहीं रहे रोज़ के इसमें से उन्होंने कौन कौन से बॉन्ड्स होल्ड करे हुए हैं, उनमें से कितना क्रेडिट रिस्क है, कि ये पैसा वापस देंगे नहीं देंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इस पर इन्वेस्ट करे हुए हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस पर पैसे लगाए हुए हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि इस फंड में अब रिस्क है, तो वो अपनी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दिए जा रहे हैं, और हम जैसे रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देंगे नहीं। तो क्या होगा, जो बड़ी कंपनीज की रिडेम्पशन रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए इन्हें अपने बॉन्ड्स हैं वो सेल करने पड़ेंगे, और जो बेकार बेकार बॉन्ड्स हैं वो बच जाएंगे। तो जो हम जैसे हैं, जिन्होंने रिडीम नहीं करा, उनके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 5-10, लास्ट में जाकर क्या होगा, सिर्फ 5-10 बॉन्ड्स बचेंगे इनमें से। अच्छे अच्छे बॉन्ड्स सेल आउट हो जाएंगे, 5-10 बॉन्ड्स बचेंगे जिनकी क्रेडिट रेटिंग कुछ होगी नहीं, बिल्कुल बेकार क्रेडिट रेटिंग होगी। वो कोई बाहर का इन्वेस्टर उन बॉन्ड्स को खरीदना चाहेगा नहीं। तो हमारे सारे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, सारे पैसे डूब जाएंगे, यह एक काफ़ी अच्छा प्रपोर्शन हमारा डूब सकता है। तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अभी फंड हाउस को बंद कर दिया, और जैसे जैसे इन कंपनी से पैसा आता रहेगा, जैसे जैसे इस बॉन्ड से पैसा आता रहेगा, वैसे वैसे सबको इक्वल प्रोपोर्शन में, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ उसी इक्वल प्रोपोर्शन में पैसा मिलता रहेगा। तो किसी को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो हम जैसे जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें इतनी समझ नहीं कि हमें रिडीम कर लेना चाहिए या नहीं, उन सबका प्रोटेक्शन के लिए डिसीजन लिया गया। देखो फ्रैंकलिन को कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है इससे, फ्रैंकलिन के तो अब क्या मैनेजमेंट फीस लगेगी नहीं। तो मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले जो उन्होंने वोडाफोन को सेग्रीगेट करा था वो भी एक बहुत अच्छा डिसीजन करा था, क्योंकि ये दिख रहा था कि वोडाफोन जो है वो डिफ़ॉल्ट करने वाला है। क्योंकि जो वोडाफोन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, वोडाफोन को कह दिया गया कि अपने एजीआर ड्यूज़ पूरे करो, और वोडाफोन की बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है नहीं कि वो अपने सारे ड्यूज़ पूरे कर पाए। तो ये एक काफ़ी पॉसिबिलिटी सबको लग रही थी कि वोडाफोन अपना पेमेंट जो है, एजीआर पेमेंट्स है, वो नहीं दे पाएगा। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे रिडीम करने लग गए। तो रिडीम करने लग गए तो क्या हो गया, उन्होंने तो अपने पैसे निकाल लिए, हमने अपने पैसे नहीं निकाले। तो जो वोडाफोन अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो उसका नुकसान सिर्फ हमें होगा, जो पैसे अपना पहले रिडीम करके निकाल गया उसके पैसे तो निकल गए, तो उसने वोडाफोन का जो लॉस है वो बेयर नहीं करा।
तो इसलिए इंडस्ट्री में सबसे पहले फ्रैंकलिन ने वोडाफोन को सेग्रीगेट कर दिया था। तो वो भी बहुत अच्छा डिसीजन था, और अब ये वाला भी बहुत अच्छा डिसीजन है। देखिए, ये कोई वीडियो फ्रैंकलिन की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरा फ्रैंकलिन से कोई लेना देना नहीं है, और मेरे खुद के पैसे फंस गए हैं इसमें। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इस डिसीजन से सबको इक्वल राइट मिलेगा। जैसे जैसे पैसे रिसीव होते रहेंगे, वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें पैसे मिलते रहेंगे। तो बस यही बताना था। देखो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अब भगवान से दुआ करो कि जैसे जैसे ये सारी कंपनीज पैसे देते रहें, वैसे वैसे आपको पैसे मिलते रहेंगे। परेशान होने से, हाइपर होने से कुछ नहीं मिलना। तो अब शांति बना के रखें सारे। जो हुआ सो हुआ। बस आगे से हम ये डिसीजन लेके चले कि हम क्रेडिट रिस्क ना लें। डेट में तो बिल्कुल भी क्रेडिट रिस्क ना लें। अच्छे बैंक से एफडी भी करानी हो तो अच्छे बैंक से कराएं। ये जो 8-8 9-9% ये छोटे छोटे बैंक दे देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए। तो डेट में, फिक्स इनकम में हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक अच्छे बैंक से या अच्छे डेट फंड जो लिक्विड फंड्स हो गए, इनमें इन्वेस्ट करें। ये मेरी ओपिनियन है। इससे हमें ये एक सीख लेके चलनी चाहिए। सो डैट्स इट गाइस। बस इतना सा बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये तो कॉमन चीज़ है जो बोलनी पड़ती है। और ये, अगर आपको, ये मेरी पहली वीडियो, तो अगर आप लोगों को थोड़ा एनिमेशन इफेक्ट्स नहीं मिले हों, मैं तो नॉर्मल, मुझे ये सब अभी आता नहीं है, सीधा सीधा मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड करी है। तो अगर आप लोगों को कुछ पसंद ना आया हो तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर डैट। सो डैट्स इट। स्टे होम, स्टे सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अपना ख्याल रखें सब। टेक केयर, बाय बाय।